हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। उसका कौन सा टॉपिक? इनवर्स प्रोपोर्शन वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या किया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले टॉपिक को हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड साथ में जो एक्सरसाइज 11.1 थी वो भी हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है, उन वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इनवर्स प्रोपोर्शन वाले टॉपिक पर। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कुछ एग्जांपल्स के साथ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क रहता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों क्वांटिटीज़ ऐसे इंटर रिलेटेड रहती हैं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में जस्ट उसका अपोजिट होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, घटेगी। ठीक है, एंड एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी, अगर वो दोनों रिलेटेड क्वांटिटीज है। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि इनवर्स प्रोपोर्शन में दे के रखा है, टू क्वांटिटीज में चेंज इन सच अ मैनर, मतलब दो क्वांटिटीज चेंज हो सकती है किस मैनर में, दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वही बात बोली गई है कि दो क्वांटिटीज हैं, उनमें चेंजेस कैसे होंगे, इस मैनर में होंगे कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस, टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेस। क्या बोला जा रहा है, जैसे ही हम ऑफिस की बात करें, कंपनीज की बात करें, नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर हम बढ़ा देते हैं, जो भी काम कंप्लीट करना है वो जल्दी हो जाएगा। मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, नंबर ऑफ वर्कर्स हम 10 रख लेते हैं, तो शायद जो वर्क है वो 10 डेज में फिनिश हो जाए। कितने डेज में फिनिश हो जाए? 10 डेज में फिनिश हो जाए, जो भी काम करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स घटा देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हम घटा देते हैं, हम सिर्फ एक ही वर्कर को रख रहे हैं काम करने के लिए, तो उसको शायद काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाए? 100 दिन लग जाए। जब 10 लोग 10 दिन में कर रहे हैं तो एक अकेला इंसान कितने दिन में करेगा? एक दिन में 100 दिन में करेगा, उससे ज़्यादा दिन ले लेगा काम को कंप्लीट करने में। तो वही बात है, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर जो दूसरी क्वांटिटी है वो हमें इंक्रीज होते दिख रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर सेम वही बात बोली गई है, एज अ नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस, टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो जॉब को फिनिश करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ इंक्रीज द स्पीड, if we increase the speed, the time taken to cover a distance decreases. ठीक है, to understand this let us look into the following situation. ठीक है, पहले तो इतना समझ में आया, इसे नोट डाउन कीजिए, देन हम स्पीड वाला भी देखते हैं। ठीक है, कर लिया आपने? अब बोला जा रहा है कि अगर हम सपोज कार चला रहे हैं एंड कार की स्पीड को बढ़ा देते हैं एंड हमें क्या करना है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है एंड हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, पहले हमें 10 किलोमीटर ट्रैवल करना था तो हमारी स्पीड थी
50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, ठीक है, सपोज कीजिए। तो फिर हम पहुंच रहे थे उस टाइम पे 20 मिनट्स में, ठीक है, कितने मिनट्स में पहुंच रहे थे हम? 20 मिनट्स में। जैसे ही हमने स्पीड को बढ़ाया एंड 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो हम पहुंच रहे हैं 10 मिनट्स में। अब उसी 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर जो हमें ट्रैवल करना है वो हम 10 मिनट्स में पहुंच रहे हैं जैसे ही हमने स्पीड को बढ़ाया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया? टाइम डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। आया समझ में? फिर बोला जा रहा है कि एक सिचुएशन दे के रखी है, उसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल को भी आपको नोट डाउन करना है, तो जल्दी से कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला है? जहीदा कैन गो टू हर स्कूल इन 4 डिफरेंट वेज। क्या बोला जा रहा है? जहीदा अपने स्कूल में 4 डिफरेंट वेज से जा सकती है, ठीक है। शी कैन वॉक, रन, साइकिल और गो बाई कार। बोला जा रहा है वो चल के भी जा सकती है, दौड़ के भी जा सकती है, साइकिल से भी जा सकती है और कार से भी जा सकती है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। तो हमें टेबल दे के रखी है, तो हमें क्या करना है? टेबल को समझना है, ठीक है। ये हमें एक टेबल दे के रखी है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? स्पीड इन किलोमीटर आर, ठीक है। स्पीड इन किलोमीटर पर आर मतलब यहाँ पे स्पीड दे के रखी है, वॉकिंग दे के रखा है, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड बाय कार दे के रखा है, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद टाइम टेकन इन मिनट्स दे के रखा है, ठीक है। अगर वो चल के जा रही है एंड उसकी स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या देख पा रहे हैं हम कि उसको कितने मिनट्स लग रहे हैं? 30 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। फिर अगर वो दौड़ के जा रही है एंड उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो उसको लग रहे हैं 15 मिनट्स स्कूल पहुंचने के लिए, ठीक है। स्कूल का डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, भले वो वॉकिंग करके जाए, रनिंग करके जाए, साइकिलिंग करके जाए या कार से जाए, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, बस स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है आप देखोगे टाइम वैसे वैसे डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो साइकिलिंग करके जा रही है तो स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर एंड उसको लग रहे हैं 10 मिनट्स स्कूल पहुंचने में। फिर अगर वो कार से जा रही है तो स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर एंड उसको टाइम कितना लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लग रहे हैं स्कूल पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि पहले क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज हुई, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, ठीक है। स्पीड कितनी इंक्रीज हुई? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, ठीक है। फिर कितनी इंक्रीज हुई यहाँ पहुँचने के लिए? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, ठीक है। फिर कितनी इंक्रीज हुई 45 तक पहुँचने के लिए? 3 मल्टीप्लाई बाई 15। आप यहाँ पे देख सकते हो रनिंग तक मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, साइकिलिंग तक मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है एंड कार में मल्टीप्लाई बाई 15 हो रहा है। मतलब रनिंग करने पे दुगना स्पीड हुई, साइकिलिंग पे 3 गुना ज़्यादा स्पीड हुई एंड कार पे स्पीड कितनी थी? 15 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। आया समझ में इतना? फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है? जैसे जैसे स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं? टाइम वैसे वैसे घट रहा है। पहले 30 था, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ एंड फिर 2 हुआ, ठीक है। मिनट्स में दे के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ही स्पीड उसकी बढ़ी 3 to 6 हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम आधा हो गया, मतलब 30 मिनट से 15 मिनट हो गया। तो 30 का आधा क्या होता है? 30 का आधा क्या होता है? 2 1 2 एंड 2 15 30, तो मतलब 15 मिनट, ठीक है। देन उसके बाद हम देख रहे हैं जैसे ही वो साइकिलिंग पर आई तो हम देख सकते हैं स्पीड और कम हो गई, 10 मिनट्स हो गई, ठीक है। ये 10 मिनट्स क्या है? 30 का 1/3 पार्ट है। 3 1 3, 3 10 30, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या हुआ? 1/3 से स्पीड कम हो गई, ठीक है। सॉरी 1/3 से टाइम कम हो गया, ठीक है। देन फिर हम देख रहे हैं जैसे ही स्पीड कितनी हुई? 15 गुना ज़्यादा हो गई, तो हम देख रहे हैं 1/15 से टाइम कम लगने लगा। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 115 कर दें तो 15 1 15, 15 2 30, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया, 2 मिनट आ गया, ठीक है। इतना आया समझ में?
जल्दी से बताइए, इतना समझ में आ गया? तो ये हमें चार्ट दे के रखा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम कम हो रहा है, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल प्रोपोर्शन इन द सेंस मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 है तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 15 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1/15 दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? सबसे पहले तो इसे नोट डाउन कीजिए, देन हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है? ऑब्जर्व दैट द स्पीड इंक्रीजेस, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। बोला जा रहा है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ही स्पीड इंक्रीज हो रही है तो जो टाइम लग रहा था डिस्टेंस कवर करने में वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमने जस्ट अभी देखा जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हुई टाइम उतना ही कम लग रहा था। ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए। As Zahida doubles her speed by running, time reduces to half। क्या बोला जा रहा है? जैसे ही जहीदा ने डबल करी, अपनी स्पीड को डबल किया, 3 × 2 6 किलोमीटर पर आवर किया, तो टाइम हाफ हो गया, मतलब 30 से 15 हो गया। ठीक है, दिख रहा है? फिर उसके बाद बोला जा रहा है As she increases her speed to 3 times, जैसे ही उसने अपनी स्पीड को 3 टाइम्स कर लिया, 3 गुना ज़्यादा कर लिया बाय साइकिलिंग। ठीक है, टाइम डिक्रीजेस टू 1/3। हम क्या देख रहे हैं? जैसे ही उसने 3 गुना ज़्यादा कर लिया अपनी स्पीड को बाय साइकिलिंग, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, तो वैसे ही टाइम कितना हो गया? 1/3 हो गया, 1/3 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में? देन उसके बाद नेक्स्ट क्या देखे रखा है? सिमिलरली एज शी इंक्रीजेज हर स्पीड टू 15 टाइम्स, जैसे ही उसने 15 टाइम्स से स्पीड इंक्रीज करी बाय कार, ठीक है, टाइम डिक्रीजेस टू 115। तो टाइम कितना डिक्रीज हो गया? 1/15 से डिक्रीज हो गया। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था 1/15 से टाइम डिक्रीज हो गया, 30 मिनट से डायरेक्टली 2 मिनट पर आ गए हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है? और इन अदर वर्ड्स द रेशियो बाय विच टाइम डिक्रीजेस इज इनवर्स ऑफ द रेशियो बाय विच द कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड इंक्रीजेस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? रेशियो का बोला जा रहा है कि जैसे ही टाइम डिक्रीज हो रहा है तो जो टाइम डिक्रीज है वो क्या है? इनवर्स है। इनवर्स मतलब उल्टा है। ठीक है, अपोजिट है ऑफ द रेशियो बाय विच द स्पीड इंक्रीजेस। स्पीड इंक्रीजेस के जस्ट क्या है? इनवर्स दे के रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? कैन वी से दैट स्पीड एंड टाइम चेंजेस इनवर्सली इन प्रोपोर्शन? क्या हम बोल सकते हैं जो स्पीड है और जो टाइम है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, यस आएगा यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे बढ़ रही है स्पीड टाइम उतना घटता जा रहा है। 15 से बढ़ रही है तो 1/5 से टाइम डिक्रीज हो रहा है, 2 गुना बढ़ रही है तो हम देख रहे हैं हाफ से टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जाम्पल है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। फिर से एक टेबल दे के रखा है, प्राइस ऑफ ईच बुक इन रुपीज़। अब हमें प्राइस दे के रखी है बुक की। ठीक है, पहले 40 थी, ठीक है, देन 50 हो गई, देन 60, देन 75, देन 80 एंड देन 100। मतलब प्राइस हमें क्या दिख रही है? बढ़ते हुए दिख रही है, बुक की प्राइस बढ़ रही है। फिर उसके बाद दे के रखा है नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट। तो कितनी बुक्स लेकर आए हैं? जैसे ही प्राइस कितनी थी बुक की? ₹40। तो कितनी बुक्स लेकर आ रहे थे? मतलब 150 बुक्स लेकर आ रहे थे। जैसे ही प्राइस बढ़ के 50 हो गई, बुक्स कितनी ला रहे हैं? 120 ला रहे हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ के 60 हो गई, बुक्स कितनी ला रहे हैं? 100 ला रहे हैं। जैसे ही प्राइस और बढ़ के 75 हो गई, बुक्स कितनी ला रहे हैं? हम 80 ला रहे हैं। जैसे ही प्राइस बढ़कर 80 हो गई तो बुक्स हम 75 ला रहे हैं। एंड जैसे ही प्राइस बढ़कर 100 हो गई तो हम बुक्स कितनी लाने लगे? 60। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं?
जैसे जैसे बुक का प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही कम बुक्स हम क्या लेकर आ रहे हैं। पहले 150 लेकर आ रहे थे, फिर उससे भी कम कर दिया 120, फिर उससे भी कम 100, फिर 80, फिर 75, फिर 60। तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा प्राइस होगी बुक की उतने कम बुक्स हम खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड पैसे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसे होते तो बात अलग थी, लिमिटेड पैसे। अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ है, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपीज़ है और आपको बोला जा रहा है कि एक बुक 100 रुपीज़ की है, तो आप सिर्फ 10 बुक्स ही लेकर आ सकते हो, बिल्कुल। लेकिन अगर यही 100 रुपीज़ की बुक को 200 का कर दिया जाए तो क्या आप तब भी 10 बुक लेकर आओगे? नहीं, तब आप कितनी लेकर आओगे? सिर्फ 5 बुक ही लेकर आ सकते हो, क्योंकि उतने में पैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई बाय 5000, ठीक है, और हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपीज़ ही थे। तो यही बोला जा रहा है, अगर हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं, ठीक है, और बुक्स की प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, तो हम नंबर ऑफ बुक्स को तो डिक्रीज करेंगे ही, है ना। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या देके रखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू विल अप्रिशिएट दैट एज द प्राइस ऑफ द बुक इंक्रीजेज द नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट कीपिंग द फंड कॉन्स्टेंट विल डिक्रीज। अभी जस्ट मैंने बोला था, अगर फंड हमारा कॉन्स्टेंट है, मतलब इतने ही पैसे, लिमिटेड ही पैसे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही बुक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ बुक्स जो हम लेकर आ सकते हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इतना आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, रेशियो बाय विच द प्राइस ऑफ बुक्स इंक्रीजेस। हमें रेशियो देके रखा है कि किस रेशियो से बुक का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हेन गोइंग फ्रॉम 40 to 50, अगर हम 40 to 50 की बात करें, ये क्या है, ये तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना बुक का, लेकिन अगर हम रेशियो में बात करें तो 0 से 0 कैंसिल आउट आएगा 4/5। तो हम देख पा रहे हैं 4:5 में प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेम वही बात बोली गई है, रेशियो बाय विच द प्राइस ऑफ बुक इंक्रीजेज व्हेन गोइंग फ्रॉम 40 to 50 इज 4:5, ठीक है। इतना आया समझ में? एंड द रेशियो बाय विच द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बुक डिक्रीजेज फ्रॉम 150 to 120 इज 5:4। अब बोला जा रहा है यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ। प्राइस इंक्रीज हुआ किस रेशियो में देके रखा है, 4:5 में। प्राइस इंक्रीज होने से जो बुक्स का खरीदना डिक्रीज हुआ है वो किस रेशियो में है, 150/120 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 15, 3 4 12, तो 5:4 में देके रखा हुआ है, ठीक है। बुक का इंक्रीज होना 4:5 में देके रखा हुआ है। बुक का नंबर ऑफ बुक्स का खरीदना, ठीक है, बुक्स की प्राइस का इंक्रीज होना 4:5 में देके रखा है, एंड बुक्स का खरीदना 5:4 में देके रखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, एंड द रेशियो बाय विच द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बुक डिक्रीजेज फ्रॉम 150 to 120 इज 5:4, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टू रेशियोज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि दोनों ही रेशियो क्या है, इनवर्स है। एक 4:5 है तो एक 5:4 है, मतलब इनवर्स रिलेशन है इनमें। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, नोटिस दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। बोला जा रहा है कि हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि ये जो दो वैल्यूज देके रखी हैं, ये जो दो वैल्यूज देके रखी है ना, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। ये हमें नोटिस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, अगर हम 40 मल्टीप्लाई बाय 150 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 6000 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 50 मल्टीप्लाई बाय 120 करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, 6000 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तब आंसर क्या आ रहा है, 6000 आ रहा है। देन उसके बाद 75 मल्टीप्लाई बाय 80 करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 6000 आ रहा है। देन उसके बाद 100 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है, 6000 आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें ये दिख रहा है कि ये जो प्राइस है, ये जो देके रखा हुआ है प्रोडक्ट,
जो हमने प्रोडक्ट किया है वो क्या आ रहा है, सारे ही कंडीशन में कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या देके रखा है, इफ वी रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन बुक एज x, अगर हम प्राइस ऑफ वन बुक को x ले लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ बुक्स बॉट एज y, और जितनी हम बुक्स खरीद रहे हैं उसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। प्राइस को हम x मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ बुक्स को हम y मान लेते हैं, देन एज x इंक्रीजेस, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही x इंक्रीज होगा y डिक्रीजेस, तो y क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स हम जो लेकर आएंगे वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो हम नंबर ऑफ बुक्स को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। वो कैसे, अभी जस्ट 1000 रुपीज़ का एग्जांपल दिया था, 1000 रुपीज़ हमारे पास है और 100 रुपीज़ की एक बुक है, तो हम 10 बुक्स लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 1000 रुपीज़ हमारे पास है और 50 रुपीज़ की एक बुक हो गई, तो हम 20 बुक्स नहीं लेकर आएंगे क्या, बिल्कुल लेकर आएंगे। 50 रुपये की हो गई तो उतने में तो 1000 रुपीज़ में 20 बुक्स आ जाएंगी। तो वही बात है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ बुक्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये जो एक्स वाई है इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 10 भी क्या आएगा, 1000, 50 मल्टीप्लाई बाय 20 भी क्या आएगा, 1000 आएगा। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई का वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। हमने इससे भी देख लिया वो चीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट, एक्स वाई क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दस टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम क्या बोलेंगे कि जो x और y क्वांटिटीज हैं वो किस प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ टाइप एक्स वाई इज इक्वल टू के, अगर उसमें रिलेशन हमें क्या दिख रहा है कि एक्स वाई क्या है, के है, के मतलब कांस्टेंट है। मतलब जब हम एक्स को एंड वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। के बिटवीन दैम, के बीइंग अ कांस्टेंट, यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि के क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे हमने देखा था 6000 6000 6000 6000 आ रहा था, सभी में के क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। इफ y1 y2 are the values of y corresponding to the values of x1 x2 of x respectively, then x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to k। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक हम x1 ले लेते हैं, एक हम x2 ले लेते हैं, ठीक है। देन फिर किसकी बात करेंगे हम, y1 एंड y2 की बात करेंगे, ठीक है। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं 100 की, 100 की मतलब 100 रुपीज़ की एक बुक है, ठीक है। आया समझ में। एंड नंबर ऑफ बुक्स हम कितनी लेकर आ रहे हैं, हम मान लेते हैं ये क्या है, ये है प्राइस, ये क्या है प्राइस, एंड ये क्या है नंबर ऑफ बुक्स जो कि हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर x1 100 है, मतलब प्राइस अगर 100 है बुक का, तो नंबर ऑफ बुक्स हम 10 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाता है 200, तो नंबर ऑफ बुक्स हम कितनी लेकर आ रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स हम लेकर आ रहे हैं 5। कितनी लेकर आ रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स 5 लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो x1 एंड y1 है वो किसके इक्वल रहेगा, x2 एंड y2 के इक्वल रहेगा। मतलब x1 एंड y1 जो है वो x2 एंड y2 के इक्वल रहेगा, एंड दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब k हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं, अगर हम x1 मल्टीप्लाई बाय y1 करते हैं, सबसे पहले x1
एंड y1 के इक्वल x2 एंड y2 रहने वाला है, जिसका आंसर इक्वल आने वाला है जो कि k होगा। ठीक है, x1 हमने क्या लिया है 100, y1 हमने क्या लिया है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर क्या आएगा 1000। ठीक है, x2 हमने क्या लिया है 200 और y2 हमने क्या लिया है 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1000। तो हम क्या देख पा रहे हैं, दोनों का ही आंसर क्या है कांस्टेंट है, k आया है, सेम आया है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है, जो x1 एंड y1 है ना, वो किसके इक्वल आएगा, x2 एंड y2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। इतना आया है तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। अब ये क्या है, इतना तो हमने देख लिया, अब हम इसे कर देते हैं रब। ठीक है, यहाँ पर क्या था y2 था। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लाइक टर्म्स को एक साइड कर दें तो हम क्या देख पा रहे हैं, x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है। ठीक है, एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 एंड यहाँ पर x2 मल्टीप्लाई बाय y2 है ना, तो अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में होगा, तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या बच रहा है, y2 बच रहा है। हम y1 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन बोला जा रहा है तब भी क्या होगा, x1 अपॉन x2 जो है वो y2 अपॉन y1 के इक्वल होगा, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना मानेंगे, करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x1 क्या है, x1 है 100, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x2 है 200, x2 कितना लिया था हमने 200, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 200 इज इक्वल टू, अब y2 क्या है, y2 हमने 5 लिया था, यहाँ पर 5 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय y1 कितना लिया था 10 लिया था, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हम देख सकते हैं कि दोनों ही क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, मतलब ये जो चीज़ बोली गई है वो भी सही है एंड ये जो चीज़ बोली गई है वो भी सही है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर दो क्वांटिटीज़ हैं, हम उन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी इक्वल आएगा। ठीक है, और अगर दो क्वांटिटीज़ दे के रखी हुई हैं एंड उनके अलग अलग प्राइस दे के रखे हैं, हम उस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्राइस, जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था हमने, यहाँ पर हम अगर इसको x1 माने, x2 माने, ठीक है, और अगर हम इनको एक साथ लिखें एंड इसे y1 एंड y2 माने एंड इन्हें हम एक साथ लिखें, तब भी चीज़ें क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर इसका मैंने आपको बोला था ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, आ गया समझ में। एक तरीके से समझो तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक मतलब फॉर्मूला दे के रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे बोला जा रहा है we say that x and y are in inverse proportion। क्या बोला जा रहा है, हम इससे बोल सकते हैं कि x and y क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, hence in this example cost of a book and number of book purchased in a fixed amount are inversely proportion। जो अभी हमने टेबल देखी, अभी हमने बुक का एग्जाम्पल देखा, तो उसमें बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट दे के रखी है बुक की और जो नंबर ऑफ बुक परचेज किया जा रहा है वो भी फिक्स्ड अमाउंट में। अगर फिक्स्ड अमाउंट हमें दे के रखी है, जैसे कि फिक्स्ड अमाउंट हमने यहाँ पे 1000 ली थी, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ अ बुक है एंड नंबर ऑफ बुक परचेज्ड है वो क्या है, वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आया समझ में। Similarly, speed of a vehicle and the time taken to cover a fixed distance changes in inverse proportion। ऐसे बोला जा रहा है कि ऐसे ही सिमिलरली अगर हम स्पीड ऑफ अ व्हीकल बढ़ा देते हैं तो डिस्टेंस जो हमें ट्रैवल करना है उसका टाइमिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों चीज़ भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में दे के रखी हुई है। इनवर्स प्रोपोर्शन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो आप पूरे को ही नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें ट्राइडीज दे के रखा है एंड बोला जा रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल हियर एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें इन टेबल्स को ऑब्जर्व करना है एंड बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वर्स प्रोपोर्शन में, मतलब कौन सा टेबल है जो हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन में दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हमने एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले पढ़े थे, x1 एंड y1 इज इक्वल टू x2 एंड y2। हम इस फॉर्मूले को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, हम इस फॉर्मूले को भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले टेबल की, तो x हमें क्या दे के रखा है 50, 40, 30, 20। y हमें क्या दे के रखा है 5, 6, 7, 8। तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन क्या हम इसे देख के बोल सकते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है? बस ऐसे देख के बोल सकते हैं क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है? नहीं, हमें इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करके देखना होगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम x1 माने 50 को एंड y1 मान लेते हैं हम 5 को, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ रहा है, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रहा है 250। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया x1 मल्टीप्लाई बाय y1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कर देते हैं x2 मल्टीप्लाई बाय y2, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 240 आ रहा है। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। एंड हमें दे के रखा था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल नहीं दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें 30 की एंड मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो क्या आ रहा है 210, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। फिर अगर हम बात कर दें 20 एंड 8 की, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, आंसर आएगा 160। क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो चारों क्वांटिटीज़ हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं, मतलब ये जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आया समझ में? आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये हमने क्या किया है पहले वाले फॉर्मूले से करके देखा है। ठीक है, ये कर लिया, सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। लेकिन अगर हम दूसरे फॉर्मूले को देखें जिसमें क्या देके रखा है x1 अपॉन x2, मतलब x1 हो जाएगा 50, x2 हो जाएगा 40, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, y2 मतलब 6 और y1 मतलब 5, इनके क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसे हम x1 एंड x2 ले रहे हैं, इसे हम y1 एंड y2 ले रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट कर रहे हैं। अब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5/4 बच रहा है एंड यहाँ पर 6/5 बच रहा है। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। ऐसे हम इसे और इसे भी करेंगे ना, वो भी इक्वल नहीं आएंगे। और हमने क्या देखा, हमने देखा k कांस्टेंट है, मतलब अगर हम ऐसे करते हैं, इन दोनों फॉर्मूलेज को अप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो इक्वल आएंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम समझ गए ये जो टेबल है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल में भी x एंड y दे के रखा है। ठीक है, x क्या दिख रहा है हमें 100, फिर 200 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 400 हो गया। y हमें दिख रहा है 60 था, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 15 हो गया। हमें क्या दिख रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, हम प्रॉपर फॉर्मूले से करके देखेंगे कि इन दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है, x एंड y इन्वर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है, हम क्या करते हैं x एंड y को मल्टीप्लाई, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 6000। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 30 कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है 6000। थर्ड वाला देख लेते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 6000। फिर उसके बाद 400 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है
6000। तो हम क्या समझ पा रहे हैं इससे? हम समझ पा रहे हैं कि ये जो टेबल है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जाम्पल है, मतलब एक्स एंड वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, आया समझ में कैसे? क्योंकि एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करके जो हमारे आंसर्स आए हैं वो कांस्टेंट आए हैं, के आए हैं, सेम आए हैं, इक्वल आए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं। नेक्स्ट टेबल क्या है? x 90, फिर 60, फिर 45, फिर 30, फिर 20, फिर 5 हो गया। देन y 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 हो गया। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे x डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें क्या करना है? फॉर्मूला पुट करके देखना है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x है 90 एंड y क्या है 10, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है? 900। फिर 60 x है एंड y क्या है 15, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15 6 1 6 प्लस क्या आ रहा है? 90 ही आ रहा है, मतलब 900 आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, देन उसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, 45x एंड 20 क्या है? y है, तो आंसर क्या आ रहा है? 900। फिर उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाई 25 कर देंगे तो 3 5 ज़ा 75 एंड यहाँ पे 0, 750 आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे, 20x होगा, 30y होगा, तो आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे 600 आ रहा है। फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 35 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ पे, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, तो 175 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो 900 आ रहा था, लेकिन उसके बाद पूरी टेबल बिगड़ गई, हमें इक्वल दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें तो चाहिए सभी में इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं है। एक्स एंड वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।